तो जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बजट 2024 टू 25 का टॉप 25 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे, जहां से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद ही रहने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2024-25 के विषयों में से एक नहीं है? रोजगार। इसमें कुछ विषय दिए गए हैं, तो कौन सा विषय जो है केंद्रीय बजट 2024-25 में शामिल नहीं किया गया है? रोजगार, इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, मध्यम उद्योग। तो कौन सा नहीं शामिल किया गया है? इंडस्ट्रीज। इसका व्याख्या है, बजट विषय पर चर्चा करते हुए निर्मला सीतारमण ने इस बजट में पूर्व वर्ष और उसके बाद का ध्यान केंद्रित करते हुए कहा था कि हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, चार विषय जो है शामिल किए। रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। फिर से देखिए, रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम। ठीक है, तो इस पे फोकस किया गया है, जबकि इंडस्ट्री पे नहीं शामिल था इसमें। शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कुल बजट का कितना % हिस्सा आवंटित किया गया? 1.48 लाख करोड़, 2.48 लाख करोड़, 3.08 लाख करोड़ या 3.68 लाख करोड़। तो कितना खर्चा किया गया है? 1.48 लाख करोड़। किस पे? शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, कुल मिला के बच्चों पर। ठीक है, तो इन पे 1.48 लाख करोड़ खर्चा किया गया है। विकसित भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए कितनी प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयासों की परिकल्पना की गई है? तो कितनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाएगा? 9 प्राथमिकताओं पर। ठीक है, 9 प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं। और 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए। खेती में उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं। फिर से देख लीजिए, खेती में उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। इनका आप स्क्रीनशॉट भी रख लेते हैं, इनको रख सकते हैं। इनको आप कई बार जब पढ़ेंगे तभी याद होंगे सभी टॉपिक। ठीक है, तो ये आपके। अब चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार किसानों के लिए कितनी नई उच्च उपज देने वाली और जलवायु लचीली फसल की किस्में जारी की जाएंगी? 51, 91, 109, 121। ठीक है, नई उपज फसल देने वाली कितनी फसलें हैं जो कि जलवायु लचीली फसल रहेंगी? कितनी फसलों का जो है इन्वेंशन किया गया है? 109। ठीक है, 109 फसलें, 109 न्यू क्रॉप वैरायटीज। ठीक, नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? 1.1 लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 3.1 लाख करोड़। तो कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़। ठीक है, कृषि के लिए कितनी जो है राशि है? 1.52 लाख करोड़ यहाँ पर दिया हुआ है। कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ अलॉटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स। ठीक है, 109 देखिए, न्यू 109 हाई यील्ड एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, तो क्लाइमेट रेजिलियंस फसलें होंगी ये। अगले 2 वर्षों में देश भर में कितने किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? 1 करोड़ किसान को, 2 करोड़ किसान को, 5 करोड़ या 10 करोड़? तो किसने? 1 करोड़ किसानों को। ठीक है, 1 करोड़ किसानों को देश भर में प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कितने आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, कौन से केंद्र? जैव इनपुट संसाधन केंद्र। ठीक है, पूरे देश में कितने स्थापित किए जाएंगे? 5000, 10,000, 20,000 या 30,000। तो कितने केंद्र हैं? ये हैं टोटल 10,000 केंद्र। ठीक है, 10,000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करके खरीफ फसलों के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण कितने जिलों में किया जाएगा? 100 जिले, 200 जिले, 300 जिले, 400 जिले। तो कितने जिले? 400 जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। इसमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के तहत डिजिटल फसल सर्वेक्षण में, ठीक है, 400 जिलों को शामिल किया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है 400 डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट है, सरकार केंद्र के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना लेकर आई है, पूर्वोदय। ठीक है, तो पूर्वोदय नामक योजना बनाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस योजना में शामिल नहीं है? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसमें से जो नहीं पढ़े होंगे वो लगभग कितनों को मारेंगे? आंध्र प्रदेश को। क्यों? क्योंकि ये साउथ का राज्य है। तो यहाँ पर बात हो रही है पूर्वी राज्यों की, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। आंसर आपका होगा छत्तीसगढ़। इसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कवर करने के लिए ये योजना लाई जा रही है, पूर्वोदय नाम की। ठीक, उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा परिवर्तन 10 लाख से कितनी बढ़ाई जाएगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछला ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुका दिया है? 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 75 लाख। तो अभी तक इनको जो है 10 लाख का ऋण दिया जा सकता था मैक्सिमम, अब इनको 20 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। पहला जो रिजीम था पहले इनको ऋण बांटने का, तो जो शिशु लोग थे उनको, मतलब अगर कम उम्र के हैं और बिजनेस स्टार्ट करने 50 लाख का ऋण था, ठीक है, 50,000 का। किशोर लेवल पे 50,000 से 5 लाख का ऋण था और तरुण लेवल पे 5 लाख से 10 लाख का। अब यही तरुण के ऋण को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 20 लाख। ठीक है, अगर आपने पहले ऋण लिया था उसको चुका दिया है तो। रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत सरकार सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशों को किस सीमा तक 1 महीने का वेतन प्रदान करेगी? 15,000, 30,000, 45,000 या 60,000। तो कितना? 15,000। औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों को ईपीएफओ ने नामांकित होने पर 15,000 रुपये तक 3 किस्तों में 1 महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलेगा। ठीक है, भारत की नई कौशल विकास पहल 5 वर्षों में कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख युवाओं को? तो कितनों को प्रशिक्षित करेगी? 20 लाख युवाओं को। ठीक है, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ के निवेश से कितने शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़? तो इसमें जो है 1 करोड़ जो है आवास शामिल किए जाएंगे। जैसा कि बजट में बताया गया है कि 1 करोड़ परिवारों को हर महीने कितनी यूनिट बिजली मुफ्त प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। तो कितने % तक बिजली यूज कर सकेंगे फ्री में? 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। तो 300 यूनिट। ठीक, नेक्स्ट है, बजट 2024 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इसके लिए पूंजीगत व्यय, ठीक है, पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़, 22,22,222 करोड़, 33,33,333 करोड़, 44,44,444 करोड़। ठीक है, तो कितनी? 11,11,111 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि आवंटित की गई है। ठीक है, यह टोटल जीडीपी का अपने 3.4% है। कितना है? 3.4%। केंद्रीय बजट 2024 में इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए जो धनराशि खर्च की जा रही है 11,11,111 करोड़, इसमें जो हमारी जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत है? 2.4%, 3.4%, 4.4% या 5.4%? तो ये हमारी जीडीपी का है 3.4%। ठीक है, 3.4% है। अच्छे से याद रखिएगा। कितनी ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4, कौन सा चरण है ये? 4 शुरू किया जाएगा? 10,000, 25,000, 50,000, 75,000। तो कितनी ग्रामीण बस्तियों को जोड़ा जाएगा? 25,000 ग्रामीण बस्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, 25,000 रूरल हैबिटेशन। ठीक है,
राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता के लिए बजट 2024 में दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 1.5 लाख करोड़, 2.3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़? तो कितना है? 1.5 लाख करोड़। ठीक है, 1.5 लाख करोड़ राज्यों को आवंटित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 का कुल आकार या व्यय क्या है? क्या है? 38.2 लाख करोड़, 48.2 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ या 100 लाख करोड़? तो कितना है? 48.2 लाख करोड़। ठीक है, टोटल बजट कितना रखा गया है इस बार? 48,20,512 करोड़ का। ठीक है, ये जो है पिछले बार जो बजट 2023-24 में पेश किया गया था उससे 8.5% अधिक है। ठीक, 8.5% अधिक है और इसका जो है 24% हिस्सा ब्याज भुगतान में जाएगा। ठीक है, खर्चा कहाँ पर होगा? ब्याज भुगतान में। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की चीज़ है कि जितना बजट अलॉटमेंट होता है उसका लगभग 1/4 हिस्सा कहाँ चला जाता है? ब्याज भुगतान में, ऋण को पाटने में। ठीक, 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 4%, 4.9%, 5.5% और 5.9%। तो कितना रखा गया है? 4.9%। देखिए 2025 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है 4.9% और 2026 के लिए, मतलब जो बाद में आएगा उसके लिए, उसमें जो है कोशिश की जाएगी कि इसको 4.5% लाया जाए कम करके। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है कि 2025-26 में राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद 4.5% तक लाने का प्रस्ताव राजकोषीय अनुशासन के प्रति दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन 2025 के लिए जो है वो है 4.9%। तो आप आंसर लगाएंगे 4.9%। ठीक, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार उधार के अलावा कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं 32.7 लाख करोड़, 40.7 लाख करोड़, 45.7 लाख करोड़ या 52.7 लाख करोड़। तो कितना प्राप्तियां हैं? 32.7 लाख करोड़। और इसमें जो है जो ऋण है, मतलब जो उधार लिया जाएगा IMF या वर्ल्ड बैंक से, तो उसको नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ये जो है कर राजस्व जो प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा है 2023-24 प्राप्तियों से कितना है? 11% अधिक है। ठीक है, जो इस बार प्राप्तियां होंगी वो पिछली बार की प्राप्तियों से 11% अधिक है। सरकार ने 2024-25 में नॉमिनल GDP वृद्धि दर यानी वास्तविक वृद्धि प्लस मुद्रास्फीति का कितना अनुमान लगाया है? 8.5%, 9.5%, 10.5% या 11.5%? तो वास्तविक GDP वृद्धि दर कितना बताया है? अनुमान कितना लगाया है? 10.5% का। ठीक है, 2024-25, एक सेकंड रुकिए जरा। 2024-25 में राजस्व घाटा GDP के कितने प्रतिशत पर लक्षित है? राजस्व घाटा, ठीक है, 1%, 1.8%, 2.5% या 3%? तो कितने पर है? 1.8%। ठीक है, 1.8%। और पिछली बार कितना था? तो जो है सकल घरेलू उत्पाद के 2.6% वास्तविक राजस्व घाटा जो था वो था। और इस बार कितना रखा गया है? 1.8% जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, GDP के कितने प्रतिशत लक्षित है? 1.8%। और ये कौन सा घाटा है? ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये राजस्व घाटा है। अभी उससे पहले जो पढ़े थे वो क्या था? वो राजकोषीय घाटा था। ठीक है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा अलग अलग होते हैं। नई योजनाओं के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? 62,593 करोड़, 55,055 करोड़, 75,175 करोड़ या 91,109 करोड़? तो कितना किया गया है? 62,593 करोड़। ठीक है, 62,593 करोड़ नई योजनाओं पर जो है खर्चा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर या शुल्क कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है? आयकर, GST, निगम कर या केंद्रीय उत्पाद कर? तो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसमें से आयकर है। ठीक है, आइए हम रीजन समझ लेते हैं कि बजट 2024 में कहाँ से रुपया सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है, और कहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाएगा। तो देखिए 28% रुपया आएगा बारोइंग से, ठीक है, जो है उधार से आएगा 28%, 19% आएगा इनकम टैक्स से, 18% आएगा GST से, 17% आएगा कॉरपोरेशन टैक्स से, 7% आएगा
याद करते चलिएगा। देखिए बारोइंग से 28%, फिर 19% दूसरी तरफ इनकम टैक्स से, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जीएसटी 18%, फिर कारपोरेशन टैक्स 17%, फिर 7% नॉन टैक्स रेवेन्यू से, 5% आएगा यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, 4% आएगा कस्टम से, और उसके बाद जितना बचेगा वो आएगा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से। ठीक है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है तो वो देखिए, तो इंटरेस्ट पेमेंट। अब जैसे 28% आप उधार से ले भी तो रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट 20% या 20% से और 25% के बीच में रहता है हमेशा। इस बार 24% रहने का अनुमान है, तो 20% मान के चलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट पर। 20% स्टेट को दे दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए, ठीक है, जो सेंटर चलाती है स्कीम, 9% फाइनेंस कमीशन के लिए, 8% डिफेंस के लिए, ठीक है, 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्स जो स्कीम होती हैं जिसको स्टेट को स्पॉन्सर करता है जो है सेंटर, तो उसमें कुछ अपनी हिस्सेदारी देता है, तो 8% वहाँ खर्चा करेगा। 8% अदर स्कीम पे, 6% सब्सिडी पे और 4% पेंशन पर खर्चा करेगा। याद रखिएगा पेंशन पे कितना खर्चा होता है, 4%, डिफेंस पर 8%। ठीक है, तो ये आपका टोटल बजट का जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने बता दिया। ठीक है, अगर आपको ये श्रृंखला सही लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।